नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सुपर टेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञान वाला टॉपिक हमारा चल रहा था यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अनुसार, उसमें आज हमारा 9वां टॉपिक है और वो है हमारा अम्ल एवं क्षार। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध कराता हूँ। तो टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। आज है हमारा अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड हम थ्योरी वाले पार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम थ्योरी वाले पार्ट कराएंगे जो आपके इस बुक में इम्पोर्टेंट दिया गया है। जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपको पता होगा जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय हो जाते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाते हैं। जैसे इनको क्या होता है कि 0 और 14 की संकल्पना के बीच में रखा जाता है। 7 जो है उदासीन को प्रदर्शित करता है और 7 से नीचे जो है अम्लीय और 7 से ऊपर जो है क्षारीय। ये संकल्पना जो है SP सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 0, 7 और 14। आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे अम्लों के सामान्य गुण के बारे में, जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर सकते हैं। इतनी इनकी क्षमता होती है प्रबल अम्लों की। अच्छा, प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनका पीएच मान 0 के आसपास, 0 और 1 के आसपास बीच में होगा, वही प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रबल अम्ल जो होते हैं। और प्रबल क्षार कहेगा तो 6 और 7 के बीच में जो होते हैं ना, वो प्रबल क्षार के अंतर्गत आने वाले होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल लीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अम्ल क्या करते हैं? लीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जल में विलय होते हैं और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति को अम्ल कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्षार की हम बात करते हैं। क्षार के सामान्य गुण है कि क्षार प्रबल क्षार लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। ये बात तो अम्लों में भी था, लेकिन इनकी तुलना में जो क्षार जो होता है इनकी प्रवृत्ति जो है कम होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इफेक्टिव जो है अम्ल होते हैं इन चीज़ों को गलाने में या नष्ट करने में। दूसरा पॉइंट है कि इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फिलानफिस के साथ गुलाबी रंग देते हैं। फिलानफ्थैलिन के साथ ये साबुन जैसे चिकने जल तथा विलय में विलय होते हैं। ये साबुन जैसे चिकने तथा जल में विलय होते हैं। आगे चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है बुक में दिया गया था जो आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका सूत्र याद रखिएगा। इसको व्यापारिक नाम में गंधक का अम्ल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 और इसको सोरे का अम्ल कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, व्यापारिक नाम है, पूछा जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है इसका नमक का अम्ल कहते हैं, व्यापारिक नाम। और एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं व्यापारिक नाम में। और देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये टॉयलेट के साफ करने में उपयोग किया जाता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लोरीन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल का सिरका को हम व्यापारिक नाम कहते हैं। अचार के उपयोग में दवा के रूप में ये गैस जो होता है, सिरका जिसको गैस बनता है वो सिरका पीता है, तो गैस दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। सोडियम हाइड्रोक्साइड
कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है, NaOH इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। और घरेलू कामों के बर्तन की सफाई में जो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये व्यापारिक नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है CaO चूना कहते हैं और घरों की पुताई में, घरों के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि नमक होता है, कॉमन साल्ट इसको कहते हैं। भोजन में नमक के रूप में इसी का उपयोग किया जाता है और ORS घोल में भी इसका उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 जो कि धावक सोडा नाम है, कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो कि खाने का सोडा इसका व्यापारिक नाम है। बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड केक आदि बनाने में और भोजन बनाने में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें जो कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि आपको ध्यान रखना है इस थ्योरी वाले पार्ट में। अब चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला है कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। मैंने बताया था कि दुर्बल अम्ल कौन होते हैं और प्रबल अम्ल कौन होते हैं। तो दुर्बल अम्ल इसमें बताना है कि कौन जो है इसमें से दुर्बल अम्ल है, प्रश्न नंबर पहला का। तो एसिटिक अम्ल जो साइट्रिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे थ्योरी में देखते हैं, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, कार्बोलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रबल अम्ल की बात करें तो H आप कह सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हो गया, HCl हो गया। तो ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बाकी चीज़ें ये भी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो स्याही के दाग जो है मिटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा का पहला वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग बहुलतः किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है फल जैसे कि सेब में पाया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, मैलिक अम्ल सेब में, फार्मिक अम्ल चींटी में, चींटियों के डंक में, और एसिटिक अम्ल सिरके में, और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, जिसको कपड़े के जो स्याही के दाग होते हैं उसको मिटाने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, वो आपको बताना है। तो हमारा पहला विकल्प दिख रहा है SnO2 जो होता है, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। दो उभयधर्मी जो महत्वपूर्ण है आपको बस ध्यान रखना है, SnO और PbO जो है उभयधर्मी के अंतर्गत आने वाले होते हैं। तो बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभव हो सकता है। अब देखिए, लाल को नीला करेगा तो वो क्षार होगा, और क्षार हमारा डी वाले विकल्प में प्रदर्शित हो रहा है। विकल्प के अकॉर्डिंग ही मानना था, डी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 5वें पर चलते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है। जंग लगना एक प्रक्रिया क्या है, तो वह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 5वां का। ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन और धरती से नमी से प्राप्त कर ये अभिक्रिया बनाई जाती है। जैसे कि जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाता है तथा इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आयन पर धनावेशित बन जाता है और इसको फेरस आयन Fe2+ फेरिक आयन Fe3+ में बदल जाता है। यही जो है जंग की प्रक्रिया कहलाती है, जिससे कि उसका भार भी, वजन भी बढ़ जाएगा। एक परत जो है, जैसे ये छड़ है कि इसके ऊपर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इसके ऊपर एक अलग से परत की प्रक्रिया चढ़ जाती है, तो उसी को ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। और ये नमी और वायु की उपस्थिति में ही होगा।
प्रश्न नंबर 6, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी जाती है तो इस पर एक हल्की पतली परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो ये क्या होता है हरा पदार्थ, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो इस पर जो होता है ना वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण हो जाता है नमी की वजह से। तो डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 6वां का। देखिए, कॉपर प्लेट के नम वायु में रखने पर यह वायुमंडलीय CO2 नमी और O2 से साथ अभिक्रिया कर हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां कि विद्यार्थी ABCD ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, अच्छा देखिए ठोस बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा कहते हैं, नाम ध्यान रखिएगा, रगड़ता हो तो उन्हें निम्नलिखित में से अवलोकन करेगा। वो क्या अवलोकन करेगा वो आपको बताना है। तो चलिए ABCD यहाँ पर दिया गया होगा, ABCD यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि A वो है नीले रंग में बदल जाता है, कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होगा, लाल रंग में बदल जाएगा, नीले रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल पॉइंट क्या है वो थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि लीले सूखा है, सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा, ये भी ठोस है, और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको रगड़ेंगे तो सूखे पर ऐसी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो वो क्या होगा, कोई अवलोकन नहीं होगा या कोई बदलाव नहीं होगा। इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा यही वाला जो सही होगा किस में मिल रहा है, बी वाले में। तो डी वाला विकल्प जो है, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका, कोई बदलाव, क्योंकि वो सूखा है और सूखे से कोई अभिक्रिया थोड़ी होती है, गीला रहेगा तब वो अभिक्रिया होगा। जैसे कि देखिए जब सूखे लाल रंग या लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा रगड़ा जाता है तो वहाँ कोई भी क्रिया नहीं करता है, क्योंकि बेकिंग सोडा नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पत्र पर प्रभाव डालेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां कि प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन जो कि कवक और शैवाल का सहजीवी होता है उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। ए वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक लिटमस लाइकेन जो कि सेरेला टिंक्टोरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो दोनों की जीविकाओं से लाइकेन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 9वां है कि जल को साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता तो क्या कहते हैं, उसको हम खारा जल कहते हैं, खारा जल। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जहाँ पर साबुन झाग नहीं देगा वो जल जो है खारा जल कहलाता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मृदु जल पीने योग्य जल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खारा जल हार्ड वाटर, साबुन में झाग नहीं बन पाता है। खारा जल कठोर में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड घुले रहते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जब तक पूर्ण रूप से अवक्षेपित नहीं हो जाता तब तक कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। कठोर जल पीने के भी काम नहीं आएगा, कपड़े धोने के भी काम नहीं होगा और खाना पकाने के भी योग्य नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कठोर जल पीने के भी काम नहीं है, कपड़े धोने के भी काम नहीं है, खाना पकाने के भी काम के योग्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10 है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है अवकरण कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 10 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण की वो परिभाषा है, तो आपको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कि फास्फोरक एवं कास्टिक सोडा से क्रिया करता है। फास्फोरक जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पन्न उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। तो यह अभिक्रिया एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है वो आपको बताना है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन वाली प्रक्रिया जो हो जाती है, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए कि वो नष्ट न हो, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 12 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किया जाता है। आंसू, प्रश्न नंबर 13 कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा, आंसू सच्चा भी होता है और झूठा भी होता है।
तो 100 आधा चा सच्चा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 7.4 विकल्प में हमारे ए वाला दिया गया है। तो इस तरह से हम ए वाले विकल्पों के साथ चले जाएंगे। ये क्षारी होता है आंसू हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पीएच मान पूछा गया है। आंसू हल्के क्षारी होते हैं जिनका पीएच मान 7.4 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और 6.5 से 7.6 के बीच में ये होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट को? तो जिप्सम के रूप में जाना जाता है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। कैल्शियम सल्फेट निर्जल को जिप्सम कहा जाता है। पॉइंट पहले ध्यान रखिए, यह एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है। इसके अणु जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में रहते हैं जो 120 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। तो ये ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। उसके बाद जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर तथा अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को जब 120 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जिप्सम का हम पेरिस प्लास्टर तथा अमोनिया सल्फेट जैसी खादों बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि नींबू में एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। हमने दुर्बल कार्बनिक अम्ल ये पूछा भी गया प्रश्न में, अभी पिछले ही किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये नींबू संतरे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है, और मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे कि नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और इमली और कच्चे आम में टार्टिक अम्ल, और चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा 16वां प्रश्न है कि विट्रियन ऑफ तेल किसे कहा जाता है। विट्रियन ऑफ तेल जो है किसे कहा जाता है, प्रश्न नंबर 16 का रहा है। तो किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, उसको विट्रियन ऑफ तेल के भी नाम से जाना जाता है। ये अलग नाम है, उपनाम भी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को आयन ऑफ विट्रॉल यानी विट्रियन ऑफ तेल कहा जाता है हिंदी में। प्रश्न नंबर 17 धावक सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 में। तो किसका साधारण नाम है, तो वो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, उसी का धावक सोडा हमने आपको अभी पीछे ही पार्ट में कराया हूँ। धावक सोडा इसी वीडियो में शुरू में ही कराया था, जो कि कई नाम थे, तो सोडियम कार्बोनेट जो है धावक सोडा का नाम है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। धावक सोडा का साधारण नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्धिकरण में तथा सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है धावक सोडा का। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 18 मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा अम्ल प्रयोग होता है मोटर वाहन की बैटरी में, तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। और उसका सूत्र आपको पता होगा तभी आप ऑप्शन मार पाएंगे। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा डी वाला H2SO, फिर इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का सूत्र याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायन का संग्रह कहा जाता है। इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग मोटर वाहन में स्टोरेज बैटरी बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकरण है। चीनी का सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर यह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया को चीनी का निर्जलीकरण कहा जाता है। तो ये पॉइंट बस ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम शुद्धिकरण स्टोरेज बैटरी में इसी का प्रयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। कशिश का तेल भी इसको कहते हैं। कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि हमने बता चुका है। एसिटिक एसिड जो होता है, अम्ल होता है, वो पाया जाता है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। सिरके में एसिटिक पाया जाता है, जो कि रासायनिक सूत्र CH3COOH
होता है। प्रायः भोजन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। 4 से 8% हिस्से जो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। प्रश्न नंबर 20 है, दूध को दही में रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है वो? तो क्यूडन प्रक्रिया उसको कहते हैं। दूध से दही का कन्वर्ट होना जो है उसको क्यूडन प्रक्रिया कहते हैं, जिससे दूध को दही के रूप में खट्टा होना क्यूडन उदाहरण है। यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जैविक जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में जो है यह कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। कुत्ते भौंकने लगते हैं। सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यूरन के प्रयोग में अल्कोहल का शराब, अब से देखिए कई उदाहरण क्यूरन के अंतर्गत आते हैं, जैसे अल्कोहल शराब का निर्माण इसी प्रक्रिया का होता है। दूध का खट्टा होना, दूध से दही का बनना, दही के दुर्गंध आना, स्टार्च या शरीर के एथिल अल्कोहल का बनना, सिरका का बनना, ये सभी प्रक्रिया जो है क्यूरन प्रक्रिया का उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दही दूध का पूछा है तो शराब का भी पूछ सकता है। खट्टा क्यों हो रहा है, दही का बनना क्यों हो रहा है, दुर्गंध क्यों आ रही है उससे, शरीर में एथिल अल्कोहल का बनना, ये सिरका का बनना, ये सभी क्यूरन प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि समुद्र में पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। मुख्य लवण जो समुद्री सागरी पानी होता है उसमें कौन कौन से लवण इसमें से पाए जाते हैं, विकल्प के अकॉर्डिंग आपको मारना है। तो सोडियम क्लोराइड भी होता है, सोडियम सल्फेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट, ये सभी आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये सभी थोड़ा थोड़ा करके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री जल में बात हो रहा है। सागरी जल का तात्पर्य सागरी जल में भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात में होते हैं। प्रायः सागरी लवणता के प्रति 1000 ग्राम में स्थित लवण की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण भाग है। समुद्री जल के औसतन लवण में 35% हिस्सा होता है। लवण का 35% हिस्सा होता है जल में। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 होता है? आपको पता होगा कि शुद्ध जल का जो है पीएच मान 7 होता है। तो ये उदासीन है, इसीलिए ये वाला हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23, एक अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है? वो क्या करता है? अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करने का कार्य करता है। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। यहाँ पर नीला हो जाएगा और यहाँ पर लाल हो जाएगा, लाल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वहीं क्षार पूछे तो लाल लिटमस पत्र को जो है नीला करने का कार्य करता है, तो हम ए वाले के साथ जाते हैं। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें सी के साथ जाना है। विकल्प सी 23 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, वही बात समझाया होगा। प्रश्न नंबर 24, धोने का सोडा क्या है? धोने के सोडा का क्या नाम है? मैंने व्यापारिक नाम आपको बताया था शुरू में ही। तो प्रश्न नंबर 24 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि NaHCO3 डैश डैश का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है प्रश्न नंबर 25 में। तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा का ये रासायनिक सूत्र है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 जो है, अच्छा इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों में बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 है और इसका UPSC नाम जो होता है IUPAC जो नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है होता है, ये वैज्ञानिक नाम है। चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि जब चींटी काटती है तो उसमें अंतःक्षेपित करती है तो फार्मिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है, उसी को अंतःक्षेपित कर देती है। सी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। बेकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा होता है और इसको हम सोडियम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा को हम
सोडियम बाइकार्बोनेट अभी हमने पढ़ा, तो ए वाला सी के साथ ए जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सी जो है एक के साथ जाएगा। कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो दूसरे के साथ ये हमारा चला जाएगा। और उसके बाद हमारा नीला थोथा जो है वो हमारा, पहले इसी 2 से मिला लेते हैं। 2 से हमारा किस में मिल रहा है, देखिए 2 देखते हैं। पहले बेकिंग सोडा पहले के साथ, तो सी पहले के साथ, सी जो है पहले के साथ इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। उसके बाद डी कास्टिक सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। इस तरह से हमारा 2 विकल्प फंस रहा है। नीला थोथा जो है किसके साथ जाएगा, नीला थोथा जो है हमारे कॉपर सल्फेट के साथ जा सकता है। चलिए विकल्प का उत्तर देख लेते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो डी वाला विकल्प ही होगा, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड और एस साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। जल के लिए पीएच का मान होता है, तो जल के लिए पीएच का मान कितना होता है, लगभग मैंने बता ही चुका हूँ 7 होता है। ये उदासीन के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प जो है 28 का सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अम्ल एवं क्षार से रिलेटेड आपको करा दिया गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के अनुसार। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, जल्दी अगला हम टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।